हेलो एंड वेलकम टू इग्नू बी ए पी एस एच। आज हम BPSC 109 का लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 14 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है फेडरलिज्म इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये इस यूनिट का पार्ट वन होने वाला है, जिसमें हम ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि हमें अगर किसी स्टेट को फेडरल स्टेट बताना है या यूनिटरी स्टेट बताना है, वो डिपेंड करता है डिवीजन ऑफ पावर्स पे। अगर किसी भी स्टेट में पावर्स का डिवीजन है, अलग अलग गवर्नमेंट्स में, अलग अलग टेरिटरीज में, तो वो एक फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है। वहीं जहां पर सारी पावर सेंटर के पास है, वो एक यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो इस बेसिस पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट एक फेडरलिज्म को फॉलो करती है और कौन सी जो स्टेट है वो यूनिटरी स्टेट है। फेडरल सिस्टम में देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फॉर्मली पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। वेर एज यूनिटरी सिस्टम में जो पावर होती है वो सिर्फ नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी कंसंट्रेटेड होती है, पर ये अपनी पावर को डिवॉल्व भी कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट्स में। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि जो फेडरलिज्म है, इसका मीनिंग क्या है, इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से। तो जो शब्द है फेडरेशन, वो एक लैटिन वर्ड फीडस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्पैक्ट। अ फेडरल स्टेट इज सीन एज अ कॉम्पैक्ट और एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स ड्यू टू एन एग्रीमेंट और ट्रीटी। अब एक फेडरल स्टेट को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनके बीच में एक ट्रीटी हुई है जो कि उनको बांधती है एक नेशन बनने के लिए। मतलब एक स्टेट बनने के लिए उन पर यह बाइंडिंग होती है। It refers to a structurally and functionally divided government into national governments and its constituent parts called provinces or state. अब स्ट्रक्चरली हम अगर हम देखें तो फेडरलिज्म में एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टेरिटोरियल यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलता है। साथ ही साथ फंक्शंस भी इनके अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर हम बात करें तो सेंटर जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉज बना सकता है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे इक्वली बाइंडिंग होंगे। वहीं जो स्टेट है उसकी टेरिटरी छोटी है। ठीक है, इंडिया से छोटी है उसकी टेरिटरी। अब जो भी वो लॉज बनाएगी वो सिर्फ उसके ही लोगों पर फॉलो की जाएगी, ना कि दूसरी स्टेट्स पे। तो ये फेडरलिज्म में देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि जब फेडरलिज्म है वो कोई कंट्री कैसे अडॉप्ट करती है। तो इसके मेनली दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है सेंट्रीपिटल और दूसरा प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल प्रोसेस में बहुत सारी स्टेट्स एक साथ आकर एक ट्रीटी के जरिए एक स्टेट बनाती हैं, एक नेशन बनाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर 50 की 50 जो स्टेट्स हैं वो एक साथ आई, एक ट्रीटी की और एक नेशन बना लिया। तो उसे हम फेडरेशन कहते हैं कि बहुत सारी स्टेट्स मिलकर एक साथ आकर उन्होंने एक स्टेट बना लिया, एक कंट्री बना ली, जिसका नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए वहां पर यूनाइटेड शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये सब यूनाइट हुए हैं, इकट्ठा आकर इन्होंने काम किया है एक स्टेट बनाने के लिए। जो इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है, वो इनके कुछ मेन प्रोपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल ओरिजिन ऑफ फेडरलिज्म के। अब देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में क्या होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में कोई स्टेट खुद से आगे नहीं आती कि हमें एक नेशन बना दो। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव लेती है कि हमें जो भी स्टेट्स हैं उनको एक साथ लाना है, उनको पावर्स डेजिग्नेट करनी है, प्रोविंसेस बनाने हैं। और इस प्रोसेस में नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी टेरिटरी को डिवाइड करती है अलग अलग प्रोविंसेस में, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है वो यहाँ पर एकम्प्लिश की जा सके और लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उसको भी मीट किया जा सके। इंडिया इसका एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इस काइंड ऑफ फेडरेशन का। क्योंकि इंडिया में क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, उसमें उसके बाद किसी में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वो अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाती है, किसी एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को हमने अलग अलग पोर्टफोलियोज बना के दे रखे हैं, ताकि उन पोर्टफोलियोज को ध्यान में रखते हुए वो अपने लॉज बनाएं और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से स्मूथली रन कर सकें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट
ये पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नई नई स्टेट्स बना सके, ठीक है, स्टेट बॉर्डर्स को रीड्रॉ कर सके, एक नई टेरिटरी को इंडिया में ऐड भी कर सकती है इंडियन फेडरेशन। एग्जाम्पल, 1975 में जब सिक्किम का इंटीग्रेशन हुआ था इंडियन यूनियन में, तब इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है, ठीक है। अब एक स्टेट में से दो स्टेट निकाली जा सकती हैं, जैसे कि बॉम्बे और पंजाब को डिवाइड किया गया महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है। और जो पंजाब था उसको एक स्टेट ना रहकर एक हरियाणा बना दिया और ऊपर पंजाब रह गया। किसी की टेरिटरीज को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी की टेरिटरी में से कुछ भू भाग यहाँ पर ले भी सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। फॉर इंस्टांस, जैसे उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, उसके बाद उत्तर प्रदेश पड़ा। और उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड, जो प्रेजेंट उत्तराखंड है, उसके 11 हिमालयन रीजन्स भी आते थे, तो उनको काट कर, मतलब उसके एक एरिया को लेकर एक अलग स्टेट बना दिया, ठीक है। ये सारी पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जिसके जरिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए। अब देखते हैं कि जो फेडरलिज्म है उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे बड़ा जो डिफाइनिंग फीचर होता है फेडरल स्टेट्स का, वो होता है डिवीजन ऑफ पावर। इंट्रोडक्शन से ही हम देखते आ रहे हैं कि डिवीजन ऑफ पावर पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, और यही चीज़ फेडरलिज्म को जीवित रखती है, उसका एक फीचर बनती है। यहाँ पर पावर को दो बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। पहला होता है टेरिटरीज के बेसिस पर कि ये एक टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। अब इन दोनों की अलग अलग पोर्टफोलियोज होंगे, किसी पर सेंट्रल लॉ बनाएगा, कोई स्टेट लॉ बनाएगा, तो ऐसे चलता रहता है। फंक्शंस भी यहाँ पर अलग तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। तो अगर हम टेरिटरीज की बात करें, जो गवर्न करने की पावर होती है वो सेंट्रल को दी जाती है, ठीक है, सेंटर को दी जाती है, और उसके अदर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को दी जाती है, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो टेरिटरी के बेसिस पर देखें तो सेंटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। फंक्शनली देखें तो अलग अलग तरीके की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, ठीक है। कुछ ऐसे लॉज भी होते हैं जहाँ पर जो सेंटर है वो ही सिर्फ लॉ बना सकता है, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जहाँ पर जो स्टेट है वही एक्शन ले सकता है। तो ये सब फंक्शंस में आता है। नेक्स्ट आता है फीचर्स का ड्यूअल गवर्नमेंट एंड सिटीजनशिप। अब टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर के बाद दो टाइप की गवर्नमेंट्स हमें यहाँ पर दिखती हैं। सबसे पहली होती है नेशनल, और उसके बाद होती है प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स। अब एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हुए दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट्स में, भले ही वो सेंटर हो या स्टेट हो, उनको अपना एक लेजिस्लेचर चाहिए, उनको अपना एग्जीक्यूटिव चाहिए, और उनको अपना एक जुडिशरी भी चाहिए। बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में एक्सक्लूसिव पावर जो होती है सिटीजन्स की, वो उनके रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में आती है, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो सब पे एक ही तरह की, मतलब जो सेंटर ने, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि एक ही तरह की सिटीजनशिप होगी, जो कि जिसकी पावर सेंटर के पास रहेगी, किसी को देनी है कि नहीं। तो इंडिया में कोई भी इंसान उत्तराखंड का सिटीजन अलग या इंडिया का सिटीजन अलग नहीं हो सकता, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया का ही सिटीजन है। दूसरी जगहों पर अलग अलग देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में कोई एक जो बंदा है वो कैलिफोर्निया का एक अलग पासपोर्ट ले सकता है या अलग आईडी ले सकता है, वहीं जो उसकी नेशनल आईडी है, अमेरिकन आईडी, वो अलग रख सकता है। तो यहाँ पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्टेट का एक कॉर्नरस्टोन है। ये एक सुप्रीम लॉ होता है जो कि वहाँ के टेरिटोरियल और फंक्शनल डिवीजन ऑफ पावर्स को ध्यान में रखता है। The Constitution is the source of powers and function of both the provincial and national governments. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही यहाँ की पावर का सोर्स है, वही यहाँ के फंक्शंस को डिफाइन करता है कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट एक्ट करेगी, या कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पर प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट करेगी। ये यहाँ पर इनके रिलेशन को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, प्रोविंसेस टू प्रोविंस या नेशनल टू प्रोविंस। ये प्रोविंसेस को ये भी बताता है कि उनकी लिमिट्स क्या हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स को उनके लिमिट्स के बारे में बताता है, क्या क्या जुरिस्डिक्शन उनके अंडर आता है ये उनके बारे में बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी किसी भी फेडरलिज्म में एक फाउंडेशन की
तौर पर देखी जाती है, जो कि फेडरल स्टेट की स्मूथ फंक्शनिंग में काम आता है। नेक्स्ट आता है रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो रिजिडिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है फेडरल स्टेट्स का। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा या ऐसा होगा कि उसे बहुत ही आसान तरीके से हम अमेंड कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत खो देगा। वो फेडरेशन नहीं रहेगी। अलग अलग स्टेट्स आकर कोई अमेंडमेंट करेंगी, अपनी ताकत बढ़वा लेंगी और तोड़ने लगेंगी देश को। तो इसीलिए फेडरलिज्म में एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही जरूरी है, जो कि यूनिलेटरली, मतलब कोई एक इंसान या एक अथॉरिटी उसको चैलेंज ना कर सके, उसको चेंज ना कर सके। अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो पावर्स और जो रोल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज या नेशनल गवर्नमेंट के, वो किसी भी तरीके से यहाँ पर रिड्यूस नहीं की जा सकती हैं। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो हम देख रहे थे कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं। उसमें हमने ये देखा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का होना फेडरल स्टेट्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अब जितनी ज़्यादा प्रोविंसेस होंगी, अगर वो एक साथ रहेंगी, नेचुरल रिसोर्सेज को शेयर करेंगी, कल्चर को शेयर करेंगी, तो ये जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, उनके इंटरेस्ट को भी देखा जाएगा और डिस्प्यूट तो चलते ही रहेंगे। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ देने में और फेडरलिज्म को सस्टेन करने में। ये रोल एक इंस्टीट्यूशन भी प्ले कर सकता है या सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। मोर ऑफन अगर ये देखा जाता है कि जो एपेक्स कोर्ट्स होती हैं कंट्रीज की, वो ही इस रोल को ज़्यादातर प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, कनाडा, यूएस में सुप्रीम कोर्ट इस रोल को प्ले करती हैं। किसी भी दो स्टेट्स में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जांपल कर्नाटक और तमिलनाडु में अक्सर देखा जाता है कि वाटर, कावेरी वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको लेकर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। अब इनकी जो जजमेंट्स होंगी, वो ना तो हाई कोर्ट में जाएंगी, ठीक है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगी, सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये नेशनल लेवल का फिर आगे मुद्दा बन जाता है, क्योंकि दो स्टेट्स अगर लड़ रही हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है किसी भी फेडरलिज्म के लिए। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट्स इन पर अपनी जजमेंट देती हैं और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं। नेक्स्ट आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। फेडरलिज्म में बाई कैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो चेंबर्स देखे जा सकते हैं, एक होता है नेशनल लेजिस्लेचर और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ब्राज़ील में देखा जाए, चेंबर ऑफ डेप्यूटीज या फेडरल सीनेट ब्राज़ील में होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट यूएस में होती है, और लोकसभा और राज्यसभा इंडिया में होती है। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया। फेडरल स्टेट्स में अपर हाउस जो होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करें। जो प्रोविंसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे मिलती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है लोकसभा के लोगों को। जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसको उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और जितनी छोटी होगी उसको कम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये हुई बात बाई कैमरल लेजिस्लेचर की। अब बात करते हैं फेडरलिज्म इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म 1 जनवरी 1901 में एग्जिस्टेंस में आता है, जिसमें 6 ब्रिटिश कॉलोनीज होती हैं एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बहुत सारे डेलिब्रेशंस के बाद एक फेडरेशन बनाई जाती है ऑस्ट्रेलिया की मिड 19th सेंचुरी में, जिसके बाद से अपना सफर चालू करता है फेडरल स्टेट बनने का। आगे देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा शुरू से ही। तो इसकी इसके लिए ही जो ब्रिटिश एम्पायर है, यहाँ पर इसने अपनी कुछ स्टेट्स बना ली, कुछ टेरिटरीज बना ली, ठीक है। जब ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हुआ उसके बाद भी जो ब्रिटिश कॉलोनीज की थोड़ी बहुत जो एरियाज थे, वो डायरेक्टली अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल में ही रहती थी। तो इस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स आने लगे, ठीक है। पर ज़्यादातर जो रोल था वो था यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म का, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म में एक प्रोविंस को स्टेट कहा जाता है और यहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट होती है
उसे कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑस्ट्रेलिया का वो एक सोर्स है कॉमनवेल्थ और स्टेट पावर्स की अथॉरिटी के लिए, दोनों को यहाँ पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसी तरीके से जो कॉमनवेल्थ और स्टेट्स हैं वो सारी पावर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दे ही लेती हैं डायरेक्टली। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर अमेंडमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी लगती है वोटर्स की कि यहाँ पर अगर अमेंडमेंट करना है तो हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर कोई अमेंडमेंट होगा। इसी वजह से यहाँ का एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। The rigidity of constitution provides a de facto guarantee to states and commonwealth that their respective rights cannot be violated unilaterally। इससे गारंटी मिलती है दोनों को, कॉमनवेल्थ और स्टेट्स को, कि यूनिटरली यहाँ पर किसी के राइट्स को यहाँ पर जो है वो इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा, दोनों के राइट्स को सिक्योर ही रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ पावर। जो डिवीजन ऑफ पावर है ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म में वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। जो सेक्शन 51 है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अलग अलग तरीके के लिस्ट बनाई गई हैं लॉज की कि कौन से जो लॉज हैं वो ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ को मिलेंगे, जो कौन से लॉज हैं वो स्टेट्स को मिलेंगे। तो टोटल 40 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ को मिलते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर स्टेट्स को दिए जाते हैं। रेजिडुअल सब्जेक्ट्स पर यहाँ पर स्टेट्स ही लॉ बनाती हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में चलता है। सेकंड आता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट दो चेंबर से मिलकर बनी है। सबसे पहली है सीनेट, मतलब यहाँ पर हम लोकसभा को मान सकते हैं इंडिया के केस में, और उसके बाद है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि राज्यसभा का काम करती है। सीनेट में 76 सीनेटर्स होते हैं, वहीं जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वहाँ पर 151 मेंबर्स होते हैं। 151 मेंबर्स को 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। मतलब प्रेफरेंस के आधार पर, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं प्रेफरेंस के आधार पर, वैसे ही यहाँ पर सेनेटर्स को इलेक्ट किया जाता है कि कोई चाहता है कि ये बने, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी, सेकंड इसको दी, तो ये सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। ऑस्ट्रेलियन फेडरल सिस्टम में जो कोर्ट्स होती हैं या इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं डिसॉल्व डिस्प्यूट्स के रिजॉल्वमेंट के लिए। जो हाई कोर्ट होती है वो हाईएस्ट कोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। उसके पास अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी कर सकती है, ठीक है, और उसी के साथ साथ कुछ इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल्स भी हैं, ठीक है, जो कि नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, सच एज लोन काउंसिल्स, प्रीमियर्स कॉन्फ्रेंस, स्पेशल प्रीमियर्स कॉन्फ्रेंस, काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मेजर मैनेज फेडरल रिलेशंस। अब ये सारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। तो ये बात होती है ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म की। थैंक यू सो मच।